जय हिंद स्टूडेंट। ठीक है, आपको जैसे पता है आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आपको पहले जैसे जो टॉपिक क्लियर कराए गए थे भी इलेक्ट्रिसिटी है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, किस लिए होता है। इसके बाद आपको विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, ये सभी आपको बेसिक चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के आगे है भी विद्युत कितने प्रकार की होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है। तो ये एक दबाव में होती है, एक भाव में होती है, यानी कि एक इसका प्रेशर होता है और इसके जाने की गति होती है। जो दबाव है, जो प्रेशर है, उसको हम हमेशा नापते हैं वोट में, तथा जो बहाव है, जो लगातार कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी चलती है, उसको हम एम्पियर में नापते हैं। और दबाव और बहाव यानी कि जो प्रेशर और कंटिन्यूस की गति है, उसको हम संयुक्त इकाई वोट में कहते हैं। ठीक है, आपकी जैसे इलेक्ट्रिसिटी दो पदार्थों में होती है, एक तो आपकी होती है बहाव में और एक आपकी होती है प्रेशर में। ठीक है, दबाव यानी कि होता है जो आपका प्रेशर, इसको हम वोल्ट में नापते हैं, और जो आपका बहाव कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको हम एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हॉर्स पावर, यानी कि एचपी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इससे हम क्या कहते हैं, जो उत्पन्न हुई खर्च हुई ऊर्जा की मात्रा का माप हॉर्स पावर द्वारा किया जाता है। इसमें निम्न तरीके से निकाला जाता है। एक हॉर्स पावर में 746 वोल्टेज, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी की जो मात्रा जो खर्च होती है, जो खर्च हुई मात्रा होती है, उसे हम हॉर्स पावर में कहते हैं। एक हॉर्स पावर में आपके होते हैं 746 वोल्ट। ठीक है, करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वोट आता है। ठीक है, जैसे आपकी मोटर्स होती है बिल्डिंग्स में, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, तो ये सभी अपना एचपी में होते हैं। जैसे जॉकी पंप है, मेन पंप है, जॉकी पंप है, उसका 20 एचपी होगा, 15 एचपी। ठीक है, ऐसे आपका स्प्रिंकलर पंप होता है 70 एचपी, डीजी पंप 105 एचपी, यानी कि उसकी मात्रा को कितनी कैपेसिटी ऊर्जा की इलेक्ट्रिसिटी की ले सकता है, उसे हम कहते हैं हॉर्स पावर। जिसकी आपको जानकारी जो उनकी पंप है, चाहे आपका टैंकर के अंदर पंप जो लगा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल, आपको उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, वो कितने एचपी का है, कितने एलपीएम पानी लेता है, आरपीएम देता है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 13 में बी बैटरी। करंट के बहाव को मापने के लिए एक ओम मीटर, यानी कि जो करंट के बहाव को नापता है उसे हम ओम मीटर कहते हैं। ऐसे ही आपका एक आर रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस के शॉर्ट फॉर्म है, उसे हम आर कह रहे हैं। वोल्टीमीटर वोल्टेज या प्रेशर मापने के लिए, जो रेजिस्टेंस है उसे हम वोल्टीमीटर या प्रेशर मापने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आपकी बैटरी और रेजिस्टेंस की परिभाषा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विद्युत शक्तिकरण का जरिया, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कितने प्रकार से पैदा की जाती है। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ये दो प्रकार से पैदा की जाती है, एक मैकेनिकल और एक रासायनिक तरीके से पैदा की जाती है, जो डायनेमिक विद्युत होती है। ठीक है, मैकेनिकल विधि से किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जित होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। जब कोयल को रिटोट करके विद्युत पैदा की जाती है, अथवा कोयल सॉफ्ट आयरन के टुकड़े जिससे आर्मचोर वायर कहा जाता है और मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, यानी कि जो बिजली कोयल को रोटेट करके बनाई जाती है उसे हम मैकेनिकल तरीके से ऊर्जा उत्पादित का साधन कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आपका सेकंड रासायनिक। रासायनिक है जब रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत पैदा की जाती है, जैसे लैंड, सल्फ्यूरिक एसिड या निकल, सोडा को अलग अलग बैटरीज में रखकर विद्युत उत्पादित की जाती है। यानी कि रासायनिक तरीके से किस प्रकार जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, कोई भी आपका लैंड, सल्फ्यूरिक एसिड जो अलग अलग बैटरीज में रखे जाते हैं, उसे हम रासायनिक तरीके से पैदा की जाती है इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे हमारी बैटरीज होती हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग एसिड होता है। ठीक है, तो आपकी विद्युत शक्ति अगर कोई पूछे तो कितने प्रकार की होती है, ये आपकी दो भागों में विभाजित की जाती है। एक आपकी मैकेनिकल तरीके से उत्पादित की जाती है और एक आपकी रासायनिक। जो मैकेनिकल है वो कोयल को रोटेट करके बनाई जाती है, और जो रासायनिक है वो जो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं अलग अलग बैटरीज में रख के पैदा की जाती है। ठीक है, ये आपके विद्युत शक्तिकरण का जरिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्यूज, जो हर किसी जगह में, घर में, मॉल, हॉस्पिटल में हर जगह लगे होते हैं फ्यूज। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी अगर कम शॉर्ट सर्किट जो वोल्टेज आ रही है तो उसके लिए ये फ्यूज लगाए जाते हैं, जो आपने हर जगह पर देखे होंगे। तो फ्यूज की डेफिनेशन के बारे में बता रहे हैं, फ्यूज किसे कहते हैं।
तो फ्यूज क्या होता है? फ्यूज विद्युत संस्थान में एक सुरक्षा उपकरण की तरह उपयोग किया जाता है जो किसी भी दुर्घटना के विरुद्ध कार्य करता है। यानी कि फ्यूज अगर किसी जगह पे लगाया जा रहा है तो वो एक सेफ्टी वाल्व की तरह कार्य करता है जो किसी भी दुर्घटना से हमें सुरक्षित रखता है। इसकी तुलना एक सेफ्टी वाल्व से की जाती है, यानी कि इसे एक सेफ्टी डिवाइस माना गया है। जब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी करंट एक तार द्वारा गुजरती है तो उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। यानी कि जब कोई करंट किसी वायर में जाता है तो उसमें क्या होगी? हीट उत्पन्न होगी, जिसकी माप केबल लगाया जाता है या हिसाब कर लिया जाता है कि उसमें कितने विद्युत का प्रवाह होता है, जो पॉजिटिव तथा नेगेटिव के बीच तार का संबंध रखा जाता है। किसी दुर्घटना के बचाव के लिए अलॉयड मेटल जो कि मेल्टिंग पॉइंट पर होता है उसे फ्यूज वायर कहते हैं। यानी कि जो आपका फ्यूज होता है इसके अंदर एक हल्की सी वायर होती है जो मेल्टिंग पॉइंट पे होती है, उसे हम फ्यूज कहते हैं। ये 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होती है और यह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगाई जाती है। यानी कि जहाँ पर आपके इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये वहाँ पर लगाई जाती है 300 डिग्री फ़ारेनहाइट की। यह तार एक स्पेशल अलॉय की होती है जो कि निश्चित किए गए तापमान पर लगाई जाती है और निश्चित तापमान पर फ्यूज हो जाता है। अगर अधिक मात्रा में बिजली की सप्लाई की जाए आ गई तो गंभीर स्थिति के पहले अपने आप को डिस्कनेक्ट हो जाता है और सप्लाई बंद हो जाती है। यानी कि इसके अंदर जो वायर है जो स्पेशल एलॉय की बनी होती है ये एक निश्चित तापमान होता है। जैसे ही कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ गई तो क्या होगी? ये अपने आप को डिकम्पोज कर देगी, यानी कि ये खराब पिघल जाएगी और जो पावर सप्लाई है वो अपनी बंद हो जाएगी। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूज का, ठीक है, जो एक सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शॉर्ट सर्किट। यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट का क्या क्या कारण होता है? तो शॉर्ट सर्किट क्या है? जब करंट की पूरी मात्रा एक छोटे से रास्ते जिसे ऐसा बनाया जाता है कि गलती से पॉजिटिव तथा नेगेटिव सर्किट में आपस में जुड़ जाए तो उसे सामान्य शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। ऐसी अवस्था में आग लग सकती है। यानी कि जब किसी करंट ऐसी मात्रा से उसे रास्ता है जो बहुत ही छोटा होता है जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव सर्किट आपस में जुड़ जाते हैं जिससे कि हमारी फायर होती है, इसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट की परिभाषा। तो इसके नेक्स्ट हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हवा तथा गैस एक अच्छा इंसुलेटर है। अगर इंसुलेशन खराब हो जाता है तो दो कंडक्टर तथा अर्थ के बीच लीकेज हो जाती है। लीकेज की मात्रा को हम वोल्टेज इंसुलेटिंग मटेरियल के आधार पर दो कंडक्टर के बीच के अंतर आधार रखते हैं। यदि इंसुलेशन में कोई खराबी जाती है तो शॉर्ट सर्किट से जानी जाती है। यानी कि जब भी आपकी इंसुलेशन के अंदर खराब होगी तो उसे हम शॉर्ट सर्किट के रूप में नाम देते हैं। इंसुलेशन में खराब होने के कई कारण हैं, जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल का सड़ जाना जो लंबे समय से हो, इससे वह शॉर्ट सर्किट होने से नहीं बच पाता। इसके अलावा केबल वायरिंग से कोई बाहरी धक्का लगने से, जैसे यांत्रिक दबाव, इंडस्ट्रियल विधि में स्टीम पाइप के अधिक गर्मी वगैरह से जल्दी खराब हो जाता है। थर्ड क्या है? अधिक मात्रा में करंट के बहाव के करंट सर्किट ब्रेकर काम नहीं करता है। इस शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए एक वायर क्रम में करंट सप्लाई के रास्ते से थर्मल फ्यूज की व्यवस्था होती है। शॉर्ट सर्किट के दौरान भारी मात्रा में करंट के बहाव, अधिक मात्रा में गर्मी का उत्पादन स्वाभाविक होता है जो इलेक्ट्रिक वायर के इंसुलेशन को जला देता है। यानी कि जो अपनी इलेक्ट्रिक वायर है जो उसका इंसुलेशन रखा जाता है ताकि उसकी करंट की मात्रा बाहर ना आए, वो उसको भी जला देता है। इससे बचने के लिए रास्ते में एक मेटल एलॉय तार लगाया जाता है जो कि एक निश्चित मोटाई का होता है। यदि उससे अधिक मात्रा में करंट जाने लग जाता है तो वह मेटल एलॉय का तार गर्मी पाकर जल जाता है और इस क्रिया को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। रास्ते में लगाए जाने वाले इस मेटल एलॉय तार को फ्यूज कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर भी आपकी फ्यूज वायर की परिभाषा दी गई है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वायर जो इंसुलेशन होती है, गर्मी के कारण जो इंसुलेशन जल जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं? एक मेटल एलॉय तार का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक निश्चित मोटाई होती है, भी कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके हिसाब से ये फ्यूज होते हैं। यदि उसमें अधिक मात्रा में करंट जाने लगता है तो वो मेटल एलॉय तार क्या करेगा? गर्मी पाकर वो अपने आप जल जाएगा, जिससे क्या वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई कट हो जाएगी और हम बिजली से होने वाली दुर्घटना से बच सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट आपको बताया गया फायर फाइटिंग की विधि। यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ किस प्रकार से फायर फाइटिंग कर सकते हैं।
उसके बारे में। किसी भी विद्युत के साधनों में आग लगती है तो सबसे पहले विद्युत का प्रभाव बंद हो जाता है, यानी कि जब भी किसी इलेक्ट्रिसिटी में आग लगेगी तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को हम पीछे से बंद कर देंगे। अगर छोटी छोटी जगह पर आग लगती है तो हमने मेन स्विच बंद करना है, यानी कि अगर हमारे छोटे छोटे आग लगी इलेक्ट्रिसिटी या उनमें कोई डिफॉल्ट आया तो हमने क्या करना है, मेन स्विच को बंद कर देना है। कहीं पर ऐसा नहीं होता तो आग को इस प्रकार से बुझाना चाहिए कि फायरमैन को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, यानी कि जब भी आपने आग को बुझाना तो चालक माध्यम द्वारा आग को बुझाया जाता है, जैसे आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ड्राई पाउडर, सूखी रेत वगैरह। यानी कि जो CO2 आपका होता है, इसके अलावा आपकी जो सैंड होती है उसको भी आप इलेक्ट्रिसिटी की आग में उपयोग करते हैं। यह सब पदार्थ बड़ी बड़ी एकम मात्रा में प्राप्त होने चाहिए। फोम का उपयोग तेलीय आग के लिए कर सकते हैं, लेकिन वह जोखिम भरा ना हो, यानी कि जो भी आपकी ये मैटर आग को बुझाने वाले ये आपके बड़े बड़े मात्रा में होने चाहिए ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आसानी से काबू पा सकें। कार्बन डाइऑक्साइड या वेपराइजिंग लिक्विड से विद्युत के साधनों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। जहाँ पर थोड़ा सा ही केबल में नुकसान हो और मशीनरी में सूखी रेत का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि जो CO2 होती है और वेपराइजिंग लिक्विड होती है, इसको हम जो इलेक्ट्रिसिटी फायर होती है उससे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी को नुकसान नहीं होता है। अगर कहीं भी आग विद्युत की खराबी से लगी हो, अगर कहीं भी आग विद्युत की खराबी से लगी है तो सबसे पहले विद्युत प्रवाह को बंद कर देना चाहिए। इसके लिए मेन स्विच के गियर को बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा ना किया जाए तो आग फैल सकती है। आग बुझाने के लिए साधनों को फिर से देखकर चेक कर लेना चाहिए ताकि फिर से वह ना लगे। फायर ब्रिगेड को जब बुलाया जाता है जब दो प्रकार की विद्युत आग होती है, यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी के मेन स्विच ये बंद करें तो आपने सावधानी से इन्हें बंद करना है ताकि आपको भी कोई दुर्घटना ना हो। और आपके जो आग बुझाने वाले जितने भी उपकरण आपको उनको हमेशा इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए कि जब हमारे कोई फायर हो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग तो आप उनका उपयोग कर सकें। जैसे आपकी जो ड्राई है सैंड ड्राई, उसको आपने क्या करना, हमेशा मिट्टी को सुखाना भी है ताकि अगर कई बार क्या होता है हमारी बाहर सैंड भरी रहती है बकेट में तो क्या होता है गीली हो जाती है बारिश के दिनों में, तो आपको क्या करना, उनको किसी शेड में रखना है जहाँ उनको धूप भी लगवानी रहेगी। जब आप इसका उपयोग करो तो आसानी से कर सके। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर हैं उनकी भी आपने ऐसे डेली इंस्पेक्शन करते रहनी चाहिए और 1 साल के बाद उन्हें चला कर देखना चाहिए कि ये हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर चल भी रहा है या नहीं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं विद्युत से आग लगने के प्रकार, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आग कौन कौन सी किस किस इक्विपमेंट या कौन कौन से उसके साधन हैं जिनमें आग लग सकती है। इसमें सबसे पहले होता है हमारा जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन में आग किस प्रकार से लगती है उसके बारे में बताया गया है। सेकंड है आपका स्विच गियर, स्विच गियरों में आग लगे तो आपने क्या करना है। थर्ड है आपका ट्रांसफार्मर स्टेशन, जहाँ पे आपके ट्रांसफार्मर स्टेशन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आपको उसके बारे में बताया गया है। फोर्थ आपका मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में बताया गया है, जहाँ पर विद्युत का उपयोग होता है और सीमित मात्रा में इसको पैदा किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं जनरेटिंग स्टेशन की आपको पढ़ते हैं। जनरेटर स्टेशन में स्टाफ दिन रात कार्यरत होता है, इसलिए जब कहीं भी आग लगती है तो स्टाफ तुरंत ही आग को अग्निशमन के साधनों की मदद से बुझा देता है। आग लगने पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाते हैं, वहाँ का अतिरिक्त स्टाफ फायर फाइटिंग में मदद भी करता है। सामान्य विद्युत में खराबी होने के कारण ऑयल गर्म पाइप के संपर्क में आने से आग लगती है, यानी कि जो आपका जनरेटिंग स्टेशन होता है वहाँ पर जो स्टाफ है वो कार्यरत होता है, इसलिए वहाँ पर जान और माल का नुकसान भी हो सकता है आग लगने के दौरान। तो वहाँ पर स्टाफ जितना भी है उसे अग्निशमन साधनों के सभी का उपयोग पता होना चाहिए, हम किस प्रकार से करते हैं, यानी कि जब कभी भी आग लगे तो वो उनके ऊपर काबू पा सके फायर ब्रिगेड के आने से पहले। जो इसमें ज़्यादातर आग देखी जाती है लगती है जो इसमें ऑयल होता है या गर्म पाइप होता है, तो उसके संपर्क में जब आग आती है तो उसके बाद ये आग बढ़ भी सकती है। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं जनरेटिंग स्टेशन में टरबाइन तथा अन्य प्रकार के यांत्रिक साधनों को चलाने के लिए अधिक मात्रा में ऑयल का उपयोग होता है, यानी कि जो जनरेटिंग स्टेशन है जो इनकी टरबाइन होती है इसको हम चलाने के लिए ऑयल का उपयोग करते हैं जो फ्लेमेबल होता है। साथ ही ट्रांसफार्मर स्विच गियर में भी ऑयल का उपयोग करते हैं, यानी कि जो भी आपका ट्रांसफार्मर है स्विच गियर है उन पर भी आप ऑयल का उपयोग करते हैं। इसलिए जब कभी भी आग लगती है तो उस समय फायर ब्रिगेड को बिना फायर फाइटिंग करना आवश्यक हो जाता है।
इसलिए अग्निशमन अधिकारी को स्टेशन के स्टाफ के साथ मेल जोल होना चाहिए ताकि आग फैले नहीं। यानी कि जब आपकी इनमें कोई आग लगे तो जो आपका जनरेटिंग स्टेशन का स्टाफ है, जो कोई हेड सीनियर ऑफिसर है, तो वो फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर हैं, जो उनके जो स्टाफ है, उनके साथ एकजुट होकर वो आग के ऊपर काबू कर सकते हैं। ऑयल के अधिक मात्रा के अलावा ज्वलनशील मटेरियल जैसे पॉइंट, केबल, इंसुलेशन वगैरह भी होते हैं। सीलिंग जॉइंट्स में बिटमिन का उपयोग करते समय धुएं का होना, इसके कारण वहां पर किसी भी व्यक्ति का BA सेट के बिना काम करने में तकलीफ होती है। यानी कि जब भी आप ऐसी जगह पे आग बुझाने जाएं तो वहां पर क्या होता है, जो वायर होती है उनका बहुत जहरीला धुआं चढ़ता है, या इसके अलावा जो बिटमिन्स जॉइंट्स के अंदर कोई भी वो अपना यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का, जब वो जलता है तो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए जो भी फायर ब्रिगेड का अधिकारी है, जो स्टाफ है, उसे हमेशा BA सेट के साथ ही वहाँ पर कार्य करना चाहिए ताकि उसे सांस लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए और वो आसानी से अपना काम कर सके। जनरेटिंग स्टेशन के किसी भी भाग में अग्निशमन माध्यम का उपयोग करना सुरक्षात्मक है तथा जहां तक हो सके पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि जब आपकी जनरेटिंग स्टेशन इसमें आग लगी है तो आपने इनमें कभी भी वाटर का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि सभी को पता है कि वाटर क्या होता है, इसका एक सुचालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे क्या है आपको भी करंट लग सकता है और जो फायर है वो भी बढ़ सकती है। क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन में आपको पहले बताया गया उसमें ऑयल का उपयोग होता है। अगर ऑयल के ऊपर हम पानी का उपयोग करेंगे तो क्या है आग बुझने की बजाय भड़केगी और उसमें जान और माल दोनों को नुकसान होगा। तो अगर वो वाटर के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी को बुझाने की टेक्निक्स होती हैं तो वो आपको टेक्निक्स कुछ आनी चाहिए। तो किसी भी प्रकार का काम करने से पहले स्टेशन इंजीनियर के साथ संबंध तथा पूछताछ करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉर्ट का कोई खतरा तो नहीं है। जनरेटिंग स्टेशन में केबल, गैलरी, टर्नल वगैरह आग को बुझाने में काफ़ी तकलीफ देते हैं। यानी कि उसके कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होते हैं, वो आपको आग बुझाने में कुछ तकलीफें भी दे सकते हैं। इसलिए जब भी आपने यहाँ पर कई फायर ब्रिगेड का अधिकारी आग बुझाने जाता है तो उन सभी को जो फायर स्टाफ इंजीनियर है उनके साथ संपर्क में रहना चाहिए, जिससे वो अपना बगैर जान खतरा डाले अपना आग को आसानी से काबू कर सकें। इसलिए ये